बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का आगाज़ करेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर नंबर 19 का, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का। तो आज मैं आपको बेसिक चीज़ों के मुतालिक बताऊंगा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, रिलेटिव मोशन क्या होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो बेसिक चीज़ें आपको समझ आएंगी तो फिर चैप्टर नंबर 9 की आपकी बेस बननी शुरू होगी। और इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स या डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। डॉन का मतलब है एक नई सुबह, तो इसको डॉन नहीं पढ़ना, दिस इज डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है। तो अलबत्ता मॉडर्न फिजिक्स की एक नई सुबह। इससे पहले फर्स्ट ईयर में हमने न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ी, आपको पता है। हमने उधर ये भी पढ़ा था न्यूटन फिजिक्स के अंदर फर्स्ट ईयर में कि न्यूटन के लॉज वहां पर अप्लाई होते हैं जिन चीज़ों की स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है, जबकि जिन चीज़ों की स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होती है वहां पर, और स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल कह लें, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, क्योंकि इससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं। तो जिन चीज़ों की स्पीड ऑफ लाइट से कम है और वो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पर तो न्यूटन की फिजिक्स अप्लाई होती है। लेकिन जिन चीज़ों की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है, उसको अप्रोच करने लगती है, वहाँ पर न्यूटन के लॉज फेल होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन के लॉज अप्लाई होते हैं। तो यही मैंने मॉडर्न फिजिक्स की डेफिनेशन के अंदर लिखा। बच्चे याद रखेंगे, आपकी बुक वाला इंट्रो के अंदर बताता है कि हमने फिजिक्स को 2 हिस्सों में क्लासीफाई किया है। एक क्लासिकल फिजिक्स है, एक मॉडर्न फिजिक्स है। 19th सेंचुरी की फिजिक्स, जो 19वीं सदी की फिजिक्स है ना, वो क्लासिकल फिजिक्स है। अब वो पुरानी बातें हो गई हैं। हम अब 20th सेंचुरी की फिजिक्स को पढ़ेंगे, जो 20वीं सदी की फिजिक्स है। अब तो 21वीं सदी चल रही है, तो 20th सेंचुरी वाली फिजिक्स वो मॉडर्न फिजिक्स कहलाती है। तो यही मॉडर्न फिजिक्स की डेफिनेशन है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। जी, मॉडर्न फिजिक्स इज अ सेट ऑफ जनरल कॉन्सेप्ट। कहता है जी ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है विच डील्स विद एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब ये बात बड़ी अहम है कि मॉडर्न फिजिक्स किसको डील करती है? एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट, बहुत छोटी चीज़ों को, मूविंग विद वेरी हाई स्पीड। ज़रा आप लफ्ज़ों पे गौर करें, ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है, स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये वैसे ही है जिस तरह एक पंजाबी की मिसाल है ना, जिड्डा निका ओडा ही तिखा। तो ये ऑब्जेक्ट का साइज बहुत कम है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, वेरी हाई स्पीड। और कितनी स्पीड जी? कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, मवाजना जितनी तकरीबन लाइट की स्पीड होती है। तो ऐसी फिजिक्स जिसमें बहुत छोटे ऑब्जेक्ट हों, जिस तरह एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, ऐसी 20वीं सदी की 20th सेंचुरी की फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। आप जरा तवज्जो से इन बातों को सुनेंगे कि 20th सेंचुरी फिजिक्स इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स 2 चीज़ों के मुतालिक डील करेगी, रिलेटिविस्टिक थ्योरी, जिसको हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहेंगे, और क्वांटम थ्योरी। तो इसको हम डिटेल में बारी बारी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले रिलेटिव का मतलब क्या है, रिलेटिव मोशन को समझना बड़ा ज़रूरी है। देखें, आपने ये छोटी क्लासों में ये बस वाली एग्जाम्पल भी पढ़ी होगी कि एक बस में 2 पैसेंजर बैठे हैं, तो एक पैसेंजर के लिहाज से दूसरा रेस्ट पे है। व्हेन अ पर्सन स्टैंडिंग विच इज़ आउटसाइड द बस, अगर एक बंदा बस से बाहर खड़ा है, उसके लिहाज से वो बंदा मोशन में है। तो बंदा एक ही है, किसी के लिहाज से रेस्ट में है और किसी के लिहाज से मोशन में है। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिविटी। बात समझ रहे हैं? तो रेस्ट और मोशन ये रिलेटिव क्वांटिटीज हैं। एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन कैन नॉट बी पॉसिबल। रेस्ट और मोशन को आप अलग अलग नहीं डिफाइन कर सकते, ये जब भी आएंगी इकट्ठे ही आएंगी। ये एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट तो पॉसिबल है ही नहीं, ये रिलेटिव है। ठीक है, तो व्हाट इज रिलेटिव मोशन?
डेफिनेशन लिखेंगे जी, द continuous change in position of a body with respect to another body, या रेफरेंस पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, अगर किसी बॉडी की पोजीशन लगातार तब्दील होती रहे विद रिस्पेक्ट टू अनदर, किसी दूसरे बॉडी के लिहाज से, तो फिर ऐसे बॉडी की मोशन को हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। तो एमसीक्यूज आप लोग नोट करेंगे कि रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव। रेस्ट और मोशन क्या जी, रिलेटिव है, यानी कि एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन कैन नॉट बी पॉसिबल। इसकी ना 2 से 3 एग्जाम्पलें हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर आप क्या बताएंगे, ज़रा तवज्जो करें। 2 से 3 एग्जाम्पलें बुक वाला डिस्कस करता है। कहता जी एक अर्थ है आपके पास, ये ज़मीन है, ठीक है, दिस इज़ ओवर अर्थ। एक बंदा इस ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ है। अब मैं रिलेटिव मोशन का मतलब आपको समझाने लगा हूँ, डेफिनेशन तो मैंने बता दी है। एक बंदा इस अर्थ के ऊपर खड़ा है और वो एक बॉल को ना ऊपर को थ्रो करता है, ठीक है। अब इस बंदे के लिहाज से इस बॉल की पोजीशन अपवर्ड है, तो आपने परेशान नहीं होना, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। डेफिनेशन अच्छे तरीके से तैयार कर लें, एमसीक्यूज तैयार कर लें, ठीक है। तो 2 से 3 एग्जाम्पल हैं, कोई एक आधी एग्जाम्पल आपने लिख देनी पेपर में। ज़रा पहले इसको समझ लें। एक बंदा अर्थ के ऊपर खड़ा है, उसने एक बॉल को अपवर्ड फेंका है। अब इस बंदे के लिहाज से इस बॉल की पोजीशन है अपवर्ड, ठीक हो गया। लेकिन एक बंदा डायमेट्रिकली डाउनवर्ड, यानी कि वो इस जगह पे खड़ा हुआ है। डायमेट्रिकली डाउनवर्ड का मतलब, या ऑपोजिट कह लें कि वो ज़मीन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे खड़ा है, ठीक है। इस बंदे के लिहाज से जो ज़मीन की अपर सरफेस पे है, उसके लिहाज से बॉल अपवर्ड ऊपर को जा रही है। लेकिन ये जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट खड़ा है, इसके लिहाज से ये बॉल नीचे को जा रही है। अब बॉल एक ही है, किसी के लिहाज से उसकी मोशन अपवर्ड है और किसी के लिहाज से उसकी मोशन डाउनवर्ड है। तो दिस इज कॉल्ड अ रिलेटिव। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर बुक वाला डिस्कस करता है जी, वॉल्स ऑफ कैबिन ऑफ अ ट्रेन। आप एक ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं, ठीक हो गया, उसकी खिड़कियां बंद हैं, तो ट्रेन की दीवारें आपके लिहाज से तो रेस्ट में हैं क्योंकि आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। एंड अ पर्सन विच इज स्टैंडिंग आउटसाइड द ट्रेन, एक बंदा जो ट्रेन से बाहर खड़ा हुआ है, द पर्सन विच इज स्टैंडिंग आउटसाइड द ट्रेन, ही ऑब्जर्व दैट द वॉल्स ऑफ कैबिन ऑफ अ ट्रेन इज मूविंग। जो बंदा ट्रेन से बाहर खड़ा है उसके लिहाज से तो ऐसा ही है जिस तरह ट्रेन के डब्बे, ट्रेन की दीवारें मूव कर रही हैं। अब जो अंदर बंदा बैठा है उसको लग रहा है रेस्ट में है, जो बाहर खड़ा है उसको लग रहा है मोशन में है। चीज तो एक ही है। तो इसी को हम रिलेटिव कहते हैं। किसी के लिहाज से कोई रिजल्ट और है, किसी के लिहाज से रिजल्ट और है। तो ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अभी मैं आपको पढ़ाता हूं। तो 2 एग्जाम्पलें होगी, एक ट्रेन वाली, एक बॉल वाली। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर आपकी बुक वाला कहता है जी 2 कारें हैं, तो जो कीजिएगा, लेट्स द कार 2 कार्स ए एंड बी। 2 कारें हैं, दोनों ही मूव कर रही हैं इन द सेम डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब अगर कार ए के अंदर बैठा बंदा बॉल को अपवर्ड फेंकता है, तो कार बी के अंदर बैठा बंदा जब उसको देखेगा खिड़की में से, तो उसको यही लगेगा कि बॉल अपवर्ड ही गई है, क्योंकि दोनों फ्रेम की मोशन सेम है, डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी सेम है, रिजल्ट सेम नजर आएंगे। अब थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं। पहले दोनों कारें मूव कर रही थी, अब आप सपोज करें कि कार ए रेस्ट में है और कार बी मोशन में है। अब जो कार बी मोशन में है ना, उसके अंदर बंदा बैठा
बॉल को ऊपर फेंकता है, तो कार बी वाले को तो यही लगेगा कि बॉल सीधी गई नीचे आ गई, लेकिन ए वाला जो रेस्ट में है उसके लिहाज से अगर कार मूव कर रही है ना, तो उसके लिहाज से बॉल भी यूं मूव कर रही है, तो बॉल का पैराबोलिक पाथ बनेगा। तो ये एमसीक्यूज आप लोग नोट कर सकते हैं, पैराबोलिक पाथ। इस चीज़ को मैंने जुबानी तो भी समझा दिया एग्जाम्पलों में। अगर आपको ये पैराबोलिक की समझ नहीं ना आई तो आप लोग अगले लेक्चर का वेट करें, उसमें मैं टाइम डायलेशन आपको पढ़ाऊंगा और उसको आप प्रूव भी करवाऊंगा, और उधर ये पैराबोलिक मोशन में आपको बताऊंगा कैसे, ये डायग्राम बना के समझा दूंगा। तो उसकी डिटेल ना उधर हम लेके जाएंगे। इधर आपने इतना परेशान नहीं होना, सिर्फ एग्जाम्पलें कर लेनी है एक दो, और डेफिनेशन और एमसीक्यूज रिलेटिव मोशन के। अब आते हैं जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। बच्चे जरा तवज्जो करें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? relative to which measurements are taken। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुराद ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। रेने डिस्कार्टिस फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर वाले चैप्टर में हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो बहरहाल आपको याद है ना, उधर आपने 2D और 3D प्लेन और स्पेस वाले कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। बहरहाल ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू विच, जिसके लिहाज से आप पैमाइश करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो वो जगह आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगी। बच्चे नोट करेंगे, इट हैज़ 4 कोऑर्डिनेट्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कितने कोऑर्डिनेट हैं जी? 4। एमसीक्यूज याद रखिएगा, इट हैज़ 4 कोऑर्डिनेट। कौन कौन से? अब आप कहेंगे सर वो तो 3 होते हैं। कौन कौन से? एक्स वाई जेड तो है, लेकिन टाइम भी है, टाइम भी उसके कोऑर्डिनेट में आएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस एंड टाइम। तो जनाब जिसके लिहाज से हम पैमाइश करते हैं, आप अपने कॉलेज की लेबॉर्ट्री में बैठे कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, तो कॉलेज की लेबॉर्ट्री क्या होगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप किसी ट्रेन के डब्बे में बैठे कोई काम कर रहे हैं, तो ट्रेन का डब्बा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। यानी कि वो जगह जहां पर बैठकर आप मेजरमेंट कर रहे हैं ना, वो जगह फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती है। इसके 2 पार्ट्स हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। इट हैज़ 2 टाइप्स, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। FOR का मतलब है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो अब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल को हम समझते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? द फ्रेम, ए फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन क्या होगी जी? ए फ्रेम इन विच बॉडी एट रेस्ट, या तो बॉडी रेस्ट में हो, ए फ्रेम इन विच बॉडी एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर या तो बॉडी रेस्ट में हो, और अगर मूव तो करे लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो। बच्चे नोट करेंगे, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो या वो बॉडी रेस्ट पे हो, तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। एक्सेलरेशन 0 होता है। अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो मैं इसको कह सकता हूँ इट इज़ अ नॉन एक्सेलरेटेड, कि ये एक्सेलरेट नहीं करता। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड। तो इसकी एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? अर्थ इज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो हमारी ज़मीन है ना, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि ज़मीन हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है, मूव कर रही है। ठीक हो गया।
तो ये है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, ठीक है। और इसका उलट क्या होगा, ए फ्रेम इन विच बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। तो जरा लिखते हैं, ए फ्रेम इन विच body is moving with वेरिएबल वेलोसिटी। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें बॉडी मूव तो करे लेकिन किस वेलोसिटी से, वेरिएबल वेलोसिटी से, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो। तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब फिर एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं है, तो फिर बॉडी फिर नॉन एक्सेलरेटेड भी नहीं है, वो एक्सेलरेटेड है। तो इसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि उसका उलट है, ये नॉन एक्सेलरेटेड है और ये एक्सेलरेटेड है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसकी वेलोसिटी चेंज होती हो। और बुक वाला लिखता है जी इसकी एग्जांपल के अंदर, अगर आप एक गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, और आप अचानक से ब्रेक लगा दें, व्हेन यू मूव इन अ कार एंड वी अप्लाई सडनली ब्रेक्स, आप अचानक से ब्रेक लगा दे तो आप एकदम से मूव करेंगे तो आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेरिएबल है। तो उस वक्त जो आपकी कार है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगी। अगर आपकी गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है मोटरवे पे तो फिर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अच्छा जी, बुक वाला बताता है कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल, अर्थ इनर्शियल नहीं है, क्योंकि अर्थ देखें माइनर सा एक्सेलरेशन तो होता है। अगर हम छोटा सा एरर भी ले लें ना, यानी कि फिर भी हम कहें, क्योंकि अर्थ वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करती है लेकिन उसकी वेरिएबल वेलोसिटी बहुत कम है, एक्सेलरेशन होता तो है लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए हम अर्थ को इनर्शियल तो कहते हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कहें तो अर्थ एक नॉन इनर्शियल है। तो इसकी एग्जांपल में क्या लिखूंगा, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक हो गया जी। तो ये एमसीक्यूज आपने नोट कर लेना है। तो आप ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल और ये रिलेटिव मोशन, ये सारी चीज़ें आप नोट करें, फिर मैं आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाता हूँ। तो जी बेटा ज़रा तवज्जो करें, अब हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे, तवज्जो कीजिएगा। सबसे पहले तो आप लोग ये ज़हन में रखेंगे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी है हमें, ये न्यूटन ने नहीं दी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी है। ओके, अच्छा, द वे इन विच ऑब्जर्वर्स हु आर इन स्टेट ऑफ रिलेटिव मोशन, ऐसा तरीका जिसके अंदर ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन में हो और वो डिस्क्राइब करे किस चीज़ को, किसी फिजिकल फिनोमिना को, तो ऐसी थ्योरी को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। बच्चे इसकी दो टाइप्स हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को GTR भी कहते हैं और ये 1916 में पेश की गई, 1916 में। ठीक है, बस आपने ये बात इतनी याद रखनी है कि जो GTR है ना, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये डील करती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। इधर देखें, हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो ऐसी थ्योरी जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डील करे वो जनरल थ्योरी है, और ऐसी थ्योरी जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डील करे वो स्पेशल थ्योरी है। यानी कि ऐसी थ्योरी जो इसके मुतालिक है वो जनरल थ्योरी है और जो इनर्शियल के मुतालिक है वो स्पेशल थ्योरी है। बात समझ आई? तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को STR भी कहते हैं और ये 1905 में पेश की गई। MCQs आप लोगों ने नोट कर लेने हैं। STR डील्स विद इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बस इतने आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। जो स्पेशल थ्योरी है वो इनर्शियल को डील करती है और जो जनरल थ्योरी है वो नॉन इनर्शियल को डील करती है। बस ठीक हो गया। उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 पोस्टुलेट हैं। पहला पोस्टुलेट क्या है? लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल। FOR का मतलब है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिजिक्स के जितने भी कवानीन हैं
ऑल लॉज वो सारे के सारे सेम रिजल्ट देंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। देखें, इसकी एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी गाड़ी में मूव कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी मूव कर रही है या नहीं। मसलन आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं तो जो जहाज़ के अंदर बैठे हुए लोग होते हैं उनको तो ऐसे ही लगता है जहाज़ रेस्ट में है। तो इसका मतलब यह है कि वो जो जहाज़ है ना वो आपका क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और उसके अंदर जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं वो सेम रिजल्ट देंगे। तो ज़रूरी है कि अगर आप जहाज़ की मोशन को देखना चाहते हैं ना तो आप उसको किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें। मतलब जो बंदा ज़मीन पे खड़ा हुआ है उसके लिहाज से वो मोशन में है। तो किसी भी चीज़ को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत होती है। तो आप सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं बता सकते। नोट करेंगे, फर्स्ट पोस्टुलेट को प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट को प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, इसको सबसे पहले तो गलीलियो ने डिस्क्राइब किया था, बाद में इसको एम्बेडेड कर दिया गया न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर डिस्क्राइब किया गया। तो बहरहाल सबसे पहले फर्स्ट पोस्टुलेट को, ये जो थीम है ना, ये गलीलियो ने दिया था। फिर उसके बाद न्यूटन ने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, फिर इसको एक्सप्लेन किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो बहरहाल जी, फर्स्ट पोस्टुलेट को प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, सेकंड पोस्टुलेट को प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी। ये दो बातें आप, दो नाम इनके याद रखिएगा। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? पहला तो कहता है कि फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे सेम हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। दूसरा लॉ ये कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस है सेम वैल्यू, कि स्पीड ऑफ लाइट की ना वैल्यू हमेशा सेम होगी किसके अंदर? इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चे, अब यहां तक मैं स्टोरी को वाइंड अप करता हूं। आगे हैं इनके रिजल्ट। ये है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टू पोस्टुलेट। अब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट्स को पढ़ेंगे और उसको मैं प्रूव भी आपको करवाऊंगा बारी बारी। टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की अलग वीडियो बनेगी, मैस वेरिएशन और मैस एनर्जी रिलेशन की अलग वीडियो बनेगी। तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या, इनका असल मतलब क्या है। तो इनके रिजल्ट्स के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आखिर में जाते जाते इतना ज़रूर याद रखिएगा, वो जो रिजल्ट है S इजिकल टू वी टी, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो V इजिकल टू S ओवर टी। व्हाट इज S? डिस्टेंस। व्हाट इज T? टाइम। दिस इज डिस्टेंस टाइम, जिसको आप स्पेस टाइम थ्योरी भी कहते हैं। स्पेस टाइम थ्योरी। स्पेस का मतलब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम का मतलब टाइम डायलेशन, और ये टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ही मेरे अगले दो टॉपिक हैं। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर टाइम कम होगा, टाइम डायलेशन कम होगा तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी कम होगी। अगर टाइम डायलेशन इंक्रीज करेगा तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगी। यानी कि जब भी दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो ना तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहां पर टाइम डायलेशन होगा वहां पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी होगी, लेकिन ये दोनों तो चेंज होंगे, स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी, विच इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट इज रिमेन कांस्टेंट। तो टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे दोस्तों से शेयर भी करें। मुबशर अहमद को तब तक दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।